और लोकसभा 2014 का चुनाव की इस खास चर्चा देख रहे हैं आप। मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नेहा शुक्ला। जी नेहा। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्यूज़ रूम में दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं सुबह से ही सुदर्शन ठाकुर जी और हरबंश सिंह जी हमारे साथ विश्लेषण कर रहे हैं नतीजों को लेकर। लेकिन दर्शकों को मैं अब तक के नतीजे जो मेरे पास है वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले मेरे पास जो नतीजे हैं, अब तक के जो चुनाव आयोग से नतीजे मिले हैं, वो पूरे भारत की तस्वीर इस तरह से बयां करते हैं कि भाजपा को 24 सीटों पर जीत घोषित कर दी गई है। 257 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और पूरी तस्वीर जो भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है 281 सीटों की, बहुत ही चमत्कारिक आंकड़ा कहेंगे ये विवेक। 281 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करती नजर आ रही है। ये बहुमत ही नहीं, बहुमत से काफ़ी आगे का आंकड़ा है। लेकिन जो वोट फीसद है वो भाजपा के खाते में गया है 33.1% गया है भाजपा के खाते में। ये कहेंगे कि मोदी का मैजिक चल गया है पूरे देश में। मोदी लहर की जो बात कही जा रही थी, जितना आंका जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मोदी लहर का नतीजों पर असर दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पूरे देश में 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसने 39 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और टोटल सीट जो कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है वो 42 सीट है, 42 सीट है। आपको जो तीसरे विकल्प के रूप में देश की जनता के सामने आई थी इस बार लोकसभा चुनाव में, उसे 4 सीटों पर बढ़त मिली है। और ये सभी बढ़त पंजाब में, अकेले पंजाब में है। ये दिलचस्प है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही आपके अस्तित्व को कबूला है जनता ने। 4 सीटों पर यहाँ पर वो आगे चल रही है। IND जो इनेलो है, हरियाणा में 2 सीटों पर वो चमत्कार करती नजर आ रही है। हालांकि दिग्गज नेता जेल में बंद थे, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा वो नहीं ले सके थे, लेकिन बावजूद इसके नई पीढ़ी के नेता दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर जीत हासिल की है। चिरंजीत सिंह वो भी यहाँ पर जीते हैं। यूपी की तस्वीर मैं बताना चाहूँगी। यूपी सबसे बड़ा राज्य, सीटों के लिहाज से 80 सीटें, और यूपी तय करता है कि देश में किसका नेतृत्व आएगा। यूपी की 70 सीटों में से 71 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो भाजपा ने दिखाया है, कर दिखाया है मोदी के नाम पर। पूर्वांचल सीट पर मोदी का चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं सही फैसला नजर आता है भाजपा के लिए। यहाँ पर सपा 5 सीटों पर, यूपी में 5 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 80 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। हरियाणा की तस्वीर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में भाजपा को 7 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। 7 सीटों में से 1-2 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत भी चुके हैं। कांग्रेस यहां पर सिर्फ 1 सीट पर जीत सकी है, वो है रोहतक, जहां पर हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इनेलो ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 सीट जो कि बिल्कुल नहीं मानी जा रही थी कि कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन 2 सीट मिलना इनेलो के लिए बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर भाजपा 2 सीटों को अपने खाते में लाने में कामयाब रही है। पीडीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे कि लगता है कि पीडीपी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। दिल्ली में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। 7 की 7 सीटें भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ क्लीन स्वीप, दिल्ली के साथ क्लीन स्वीप राजस्थान में भी है भाजपा को, और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा को क्लीन स्वीप है। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो ताज़ा तस्वीर निकल कर आ रही है अब नतीजों की, उन पर हमारे मेहमानों की क्या राय है। सबसे पहले सुदर्शन ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 257 सीटों पर आगे चल रही है, 24 पर जीत दर्ज कर चुकी है। 281 सीटों की जो बात भाजपा के खाते में नजर आ रही है, क्या इसकी अपेक्षा थी? हम विश्लेषण करते रहते हैं रोज़ाना, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी शायद। देखिए, ये 30 सालों के बाद एक अजूबा सा है, अजूबा ही हुआ है, क्योंकि पिछले हम 30 सालों को देखें तो एक कोalition सरकारें हमेशा बनती थी। लेकिन अब जो सरकार बनेगी, इसको एक डर ये नहीं है कि आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रीजनल पार्टीज़ आपको पॉलिसीज़ बनाते समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो एक हिसाब से ठीक है, एक बीजेपी की अपनी सरकार बन रही है, तो अजूबा है। और देखिए, अभी हिमाचल में देखिए, मैं अभी देख रहा था तो विनिंग मार्जिन जो है वो शांता कुमार जी बड़े भारी बहुमत से लीड कर रहे हैं, और अनुराग जी है वो भी 99,000 के आसपास है।
लेकिन जो सीएम है, सीएम की वाइफ है प्रतिभा सिंह जी मंडी में, वो भी 40,000 से पीछे हैं। जी बिल्कुल। 281 सीटों, अपेक्षा नहीं थी, शायद खुद भाजपा को भी नहीं थी कि अकेले के दम पर, मोदी के दम पर 281 सीटों के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। आशा तो किसी को भी नहीं थी कि इतना चमत्कार होगा। ये था कि भाजपा जो है उसके नेतृत्व में एनडीए जीतेगा, यह अपेक्षा तो की जा रही थी, लेकिन इस प्रकार इतनी बड़ी विजय होगी इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं था। जो भाजपा के अपने वर्कर हैं, संभवतः उनको हो तो हो, आम आदमी और विश्लेषज्ञ जो है वो कोई भी नहीं ये मान रहा था। हम रोज़ाना डिबेट पे चर्चा करते रहते थे कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, लेकिन आप भी काफ़ी राजनीति की समझ रखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सीटें भाजपा के खाते में आ गई हैं, अनएक्सपेक्टेड, देश में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। डेफिनेटली अब नया होगा। 281 सीट्स जो हैं बीजेपी की, वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं अपनी। प्री पोल के साथ उनकी जो है 334 या 333 आ रही है। तो मोदी के पास ये अब फ्री हैंड होगा। ही विल बी फ्री फ्रॉम ब्लैकमेलिंग बाय द कोलिशन पार्टनर, जो कि कांग्रेस के साथ होता रहा। एंड करप्शन वाज वन ऑफ द रीज़न। कोलिशन को कहते थे कि इसका क्या करें, नहीं तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, तो कोलिशन उनको टारगेट कर रहा। अच्छा कंट्रोल भी अब रहेगा, क्योंकि इनके पार्टनर जो हैं वो कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक्सेप्ट दैट टीडीपी। बाकी सब कोई 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो कोई इतनी डिमांडिंग भी नहीं हो गए। दे विल बी हैप्पी टू बी पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये संभव इसलिए हुआ है, डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी। उनकी जगह अगर बीजेपी का कोई और भी लीडर होता, जैसे अडवाणी सल्किंग कर रहे हैं ये, सुषमा स्वराज होती, तो ये रिज़ल्ट ऐसे नहीं आ सकते थे। इसका क्रेडिट डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मोदी, होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ आरएसएस, बैकिंग बाय द आरएसएस। आरएसएस की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अपने विश्लेषकों के ज़रिए, कि किस तरह से आरएसएस की जो इन चुनाव में भूमिका थी, मोदी के पीछे वो लगातार लगे रहे। मोदी ने भी उनकी बात, उनसे राय मशवरा करने के बाद ही अहम फैसले लिए। संघ काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है इन नतीजों के बाद। देखिए, इस चुनाव में बीजेपी का जो बैकबोन था वो आरएसएस था। वो हालांकि पर्दे के पीछे थे। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राम स्वरूप, उनको कोई नहीं जानता था, मैंने भी नहीं देखा आज तक, नाम भी नहीं सुना था। लेकिन वो इलेक्शन से 1 महीने तक वो लड़ते रहे कि यहाँ महेश्वर सिंह जो हिमाचल लोक हित पार्टी के जो हैं, उनको किसी तरह मना के उसको बीजेपी का टिकट दे, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने पिछले कैंडिडेट को भी हटाया, राम स्वरूप को लाया, जो एक संघ के जो 25-30 सालों से संघ के कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने कुछ विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं किए, लेकिन वो फिर भी सीएम के जो वाइफ हैं प्रतिभा सिंह, उनको भी हराए। तो संघ जो है एक्चुअली में बैकबोन है बीजेपी का। अगर यहाँ पे अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है वो आरएसएस को है। आरएसएस संघ की स्थिति तो मजबूत होती है हरबंश जी, साथ ही साथ जो छोटी छोटी पार्टियां थी जो ब्लैकमेलिंग का काम करती थी, ममता, जयललिता, नवीन पटनायक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार वो चुनाव में किंग मेकर की तरह भूमिका निभा सकते थे, इन तमाम कयासों को दरकिनार कर दिया गया। अब उनके अस्तित्व की क्या बात रह गई? वो अलग मुद्दा है। वो क्यों अस्तित्व में आते हैं और उनका महत्व किस लिए बनता है, वो एक अलग विषय है। क्योंकि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनका उदय होता ही तब है जब राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय हितों की बात जो है वह नहीं सोच पाते, या बड़े बड़े हितों को देखते हुए, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए वह छोटे हितों को जो है, क्षेत्रीय हितों, उनको अनदेखा कर देते हैं। उस स्थिति में जो है क्षेत्रीय दल जो है उसका उदय होता है। तो इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा बड़े पैमाने पर जो है हावी रहा, इसलिए वह दल जो है वह दब गए, हार गए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह समाप्त हो गए हैं। वह मुद्दे बने रहेंगे, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जो है लोगों में रहेंगी और कुछ समय के बाद जो है वह उभरती हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नज़रअंदाज करेंगे तो पहले से भी दुगनी ताकत के साथ वह मजबूत होकर सामने उभरेंगे। तो यह जो राष्ट्रीय दल जो उभर कर आता है, यह उसका फिर दायित्व बन जाता है कि किस प्रकार वह क्षेत्रीय हित
छोटे छोटे हित जो है उनको भी अपने आप में जो है समा के आगे बढ़े वो। लेकिन इन चुनाव से ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो गठबंधन की सरकार बनाने की जो मजबूरियां आन पड़ी थी, और अब ऐसा लग रहा था कि देश में बिना गठबंधन के कोई सरकार केंद्र में नहीं चला पाएगा, लेकिन ये चमत्कार देश में हो गया है और जनमत अब ये साफ बता रहा है कि अब गठबंधन की नहीं बल्कि दो पार्टियों की सरकार की राजनीति ही अब देश में आने वाले वक्त में प्रमुखता से रहेगी। क्या कहेंगे? ऐसे है कि कांग्रेस एंड बीजेपी, they are the two parties who are adversary to each other, और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ ये छोटी छोटी पार्टियां जो आके आती थी और वोट देती थी और उनको अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए रहता था, तो उनको कई मुद्दों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था रूलिंग पार्टी को, बिगर पार्टी को, जिनका पीएम होता था, तो उससे बड़ी गलत चीज़ें होती थी। जैसे आपने देखा टेलीकॉम घोटाला, वो कम थे, दैट वाज वन ऑफ द लाई। और उसके बाद दिस कोल, देन दिस करप्शन ऑफ दिस कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एवरीथिंग, दे वर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द कोलेशन गवर्नमेंट। इफ़ मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट होती, एक गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी अच्छा होता और फिर करप्शन पर भी होता, प्राइस राइज पर भी कंट्रोल होता। तो इसलिए इस चीज़ का जो आ गया ना, और ये रहेगी, अब ये बढ़ेगी, टू पार्टी जो सिस्टम है चलेगा। फॉरेन कंट्रीज़ में भी टू पार्टी सिस्टम है, यूएसए में है, यूके में अगर कोई तीसरी है तो वो बहुत थोड़ा सा बैलेंसिंग अपोजिशन से एक होती हैं। तो ये बहुत, और इसका जो क्रेडिट है वो आजकल की युवा शक्ति को भी जाता है। आपने काफ़ी वक्त देखा है राजनीति में, कई चुनाव में आपने अपने आंखों से देखे होते हुए। फिलहाल आगे आपसे चर्चा आगे बढ़ाएगी कि उन चुनाव में और इस चुनाव में आपने क्या फ़र्क महसूस किया है, नया क्या महसूस किया। लेकिन चर्चा पर जाने से पहले केजरीवाल को सुन लेते, क्या कह रहे हैं। उन्होंने देश के स्तर पे चुनाव जीते हैं, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। दूसरी चीज़, काशी से मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था। काशी के लोगों का जो मुझे प्यार मिला, जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि काशी के लोगों से बहुत प्यार मिला और काशी में मैं आता जाता रहूंगा। काशी के लोगों के साथ जो संबंध बना है, ये संबंध हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे शायद अभी लीड कर रही है, 4 सीटों पे पंजाब में लीड कर रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, ये चुनाव हमारे नहीं है। हमारे पास तो ना पैसा था ना रिसोर्सेज हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भी 70 सीटों पे लड़े, तो वो तो जनता के चुनाव थे। ये भी हम हमेशा सोचते हैं, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को। ये चुनाव हमारे नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। तो जहाँ जहाँ जैसे अब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पंजाब में 5 सीट आ सकती हैं, 4 सीट आ सकती हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो जीत या हार जो है वो हमारी नहीं है, और ये लड़ाई सच्चाई और Even in the road show, I saw people coming out and supporting the Aam Aadmi Party. There's no question of disappointment. जनता ने जो भी निर्णय लिया है, तो जनता का निर्णय जनतंत्र के अंदर सर्वोपरि होता है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। चुनाव की जीत या हार तो चलती रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि काशी की जनता से बहुत प्यार मिला, बहुत आदर मिला, सम्मान मिला, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। What do you think happened in Punjab, Arvind Kejriwal? Because you know that seems to be the only place.
और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मान लिया है कि मोदी लहर की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह से शिकस्त खाई है। 4 की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। प्रतिभा सिंह की हार यहां पर सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। मंडी में पहली बार चुनाव लड़ रहे राम स्वरूप शर्मा ने उन्हें हरा दिया है और खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी अब ये मान लिया है कि मोदी की लहर ने प्रदेश में काम किया है। हालांकि पूरे चुनावी प्रचार के दौरान और मीडिया के सवालों के जवाब में भी वीरभद्र सिंह यही बोलते रहे थे कि मोदी लहर पहाड़ों में बिल्कुल नहीं है, गुजरात का मॉडल पीछे है और हिमाचल प्रदेश का विकास का मॉडल काफ़ी आगे है। और इसी वजह से वो काफ़ी आश्वस्त थे कि हिमाचल की जनता कांग्रेस को जीत दिलाएगी। लेकिन अब उनका ये बयान आ रहा है, बहुत बड़ी खबर है कि वीरभद्र सिंह ने खुद माना है कि पहाड़ों में मोदी की लहर थी और मोदी की लहर ने काम किया है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत हुई है। क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कर लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मान लिया है कि मोदी लहर की वजह से उन्हें हिमाचल प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। न्यूज़ रूम में हम अपने मेहमानों के पास वापस लौटते हैं और उनसे चर्चा करते हैं आज के नतीजों को लेकर। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं डे एंड नाइट न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरह से जो नतीजे आए हैं 281 सीटों पर भाजपा की जो जीत दर्ज होती नज़र आ रही है वो देश में एक नई राजनीति की लाइंस लिख रही है। स्वर्णिम अक्षरों में शायद लिखा जाए कि 2 पार्टियों की राजनीति क्या देश के लिए सही है या जो छिटपुट दलों की राजनीति थी। जी दर्शकों को चर्चा से पहले हम सुनाना चाहेंगे गुलपनाग चंडीगढ़ से कुछ बोल रही हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी श्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी टैली प्राप्त की है और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी एनडीए को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो जी। तो गुलपनाग जिनके जीतने की काफ़ी उम्मीद थी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से, और किरण खेर जो तीसरे नंबर पर चल रही थी, उन्होंने काफ़ी बड़ी जीत हासिल कर ली है। पवन बंसल जो कि काफ़ी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनको हरा दिया है चंडीगढ़ में। फिलहाल लौटते हैं दोबारा अपने मेहमानों के साथ जो कि स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो 281 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है वो देश में नई राजनीति की परिभाषा लिखती नजर आ रही है। सुदर्शन जी क्या लगता है कि 2 पार्टियों की राजनीति, ये जनमत किसका है, युवाओं का? देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि 30 सालों के बाद एक दल जो है पूर्ण बहुमत पे जो सरकार बनाएगी। पिछले हम देखें कोalition गवर्नमेंट को जब भी देखें, कभी कोई पिछले यूपीए 1 में देखें सीपीआईएम की पार्टीज थी, वो कुछ पॉलिसी लेके उन्होंने विड्रॉ किया था सपोर्ट। फिर उसके बाद ममता जी आए, ममता जी ने भी काफ़ी ब्लैकमेल किया और उसके बाद वो सपोर्ट विड्रॉ कर गया। तो अब देखना ये है कि जो पूर्ण बहुमत पे आए ये फ्री है, डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये क्या आप फॉरेन पॉलिसी चाहते हो, क्या आप डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉरेन की कंपनीज इन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो गवर्नमेंट फ्री है। तो आने वाले 6 महीने में हम ये देखेंगे कि ये कैसे सरकार देंगे। जिस तरह ये आप आदमी का जो दिल्ली में आप सरकार था, एक दिन गिनते थे, आपने 49 डेज़ में क्या किया, तो वो अब मोदी सरकार से पूछेंगे कि 1 महीने में आपने क्या किया, 1 दिन में आपने क्या किया। तो ये बीजेपी वाले जो आपको पूछते थे, अब आप वाले इनको पूछेंगे कि आप बताइए 1 दिन में आप क्या कर रहे हो। आपके पास फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैकमेल होने की, आप एक इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट काम कर सकेगी। इसके साथ ही जो एक आज के नतीजे हैं 2 पार्टी की राजनीति की जो बात हम कर रहे थे उस पर जानना चाहेंगे कि 2 पार्टी की राजनीति युवा देश भारत जैसे देश के लिए कितनी हितकारी साबित होगी। हालांकि आपने कहा है कि छोटी छोटी राजनीतिक दलों का भी अपना एक महत्व है, लेकिन जब हम राज्य में जाते हैं तो राष्ट्रीय दल अहम क्यों नहीं रह जाते? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है तो गठबंधन की राजनीति को इतना अधिक आलोचना का शिकार बनाना वह उचित नहीं। मैं अभी भी यह मानता हूँ कि गठबंधन ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जो क्षेत्रीय हित जो हैं उनको अपने साथ मिला के जो है वह चलते रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से अलगाववाद की जो विचारधाराएं थीं वह कम हुई हैं इस दौरान। तो अपने आप में गठबंधन कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन गठबंधन जो है किसी भी अन्य शक्ति की तरह वह कमज़ोर पड़ जाए, शिथिल पड़ जाए, या फिर वह जो है सेल्फ इंटरेस्ट का शिकार हो जाए, वह हुआ है और उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। भाजपा के सामने फिर वही चुनौती आएगी जो पहले कभी कांग्रेस के पास थी, कि क्या जब स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और भाजपा अपने दम पर जो है वह सरकार बनाती है, या रीजनल कुछ पार्टियों को साथ लेकर चले भी, तब भी क्या वह रीजनल हित जो हैं, छोटे छोटे हित जो हैं, उनको अपने साथ लेकर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और यह जो है यही सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ उसके सामने हो। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे चुनाव अपने आंखों के सामने देखे हैं। इस बार 13 करोड़ जो नए मतदाता थे वो जुड़े थे, और कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि उन्होंने ये इशारा किया है कि वो देश में 2 पार्टी की राजनीति चाहते हैं। ये उनकी सोच है, उन युवाओं की सोच है, मानेंगे आप? एक तो ये जो 14 के इलेक्शन हुए हैं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रीवियस इलेक्शन से। ये इलेक्शन में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस प्रिंट मीडिया, इसका भरपूर इस्तेमाल किया है जितना कोई कर सकता था, लेकिन इन ए वेरी परफेक्ट जो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया। उसका कारण एक था कि उनके पास वर्कर, डेडिकेटेड वर्कर थे, जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ होती है, वो इतने थे कि वो एक जगह इलेक्शन ख़त्म होती थी फेज़, वो अपना बैग उठाते थे दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाते थे। ये किसी पार्टी में नहीं था। जैसे वाराणसी में इलेक्शन होने से पहले वो तकरीबन इन थाउजेंड्स वहाँ थे, हर शहर से गए हुए थे। वो वोटर टू वोटर जो है कांटेक्ट करते। न्यूज़ रूम में हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव गोदारा जी आप पार्टी से, और नरेश चौहान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के नतीजे, जबकि भाजपा को 281 सीटों का बहुमत हासिल हो गया है, आप भी मानेंगे कि छोटे छोटे दलों की जो भूमिका थी अब वो उतनी अहम नहीं रह गई देश में? पहली बात तो ये है कि जो आपका प्रश्न पहले चल रहा था कि 2 पार्टी का कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आया ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन इटसेल्फ इज़ नॉट इन कंपैरिजन टू द बीजेपी, इट इज़ नोवेयर। टीएमसी और एआईडीएमके वो पार्टी जो हैं वो कांग्रेस के बराबर ऑलमोस्ट हैं। अगर कांग्रेस के साथ जो अदर्स हैं उनको निकाल दिया जाए तो आप जो 2 पार्टी का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, वो है बीजेपी एंड अदर, जो बीजेपी एंड कांग्रेस। आई थिंक आपका ये है, लेकिन कांग्रेस तो इस वक्त ये हालात है कि एक रीजनल पार्टी की तरह है। जैसे टीएमसी की जो पोजीशन है, जो एआईडीएमके है, ऑलमोस्ट 2 फिगर में उसके पास ही है। आई थिंक इट इज नियर अबाउट 40 राउंड या 45 कांग्रेस, आई थिंक। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 पार्टी है, ये तो एक पार्टी का ही शो जो हुआ है। और एक तरह से ये जैसे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन होता है, उस तरह से बीजेपी ने इसको चलाया है। और मीडिया का, और इसमें सोशल मीडिया का जो उनका जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट जो था, उस प्रचार की वजह से सारा कुछ हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नीति नहीं थी कोई ऐसी जो बताई जाती हो, सिर्फ ये गुजरात मॉडल कहा जाता था। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं मीडिया से, आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है,
यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। तो सोनिया गांधी कह रही थी कि हमने मूल्यों पर चुनाव लड़ा था और जनमत जो मिला है उसको वो स्वीकार करती है। साथ ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, हार उन्होंने कबूल कर ली है। हम अपने मेहमानों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि उनके बयान से वो क्या अंदाज़ा लगा रहे कि कांग्रेस की फ़िलहाल जो परिस्थिति है वो क्या है। सबसे पहले आप के पास ही आना चाहेंगे नरेश कौशल जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप सोनिया गांधी के बयान को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ये तो एक औपचारिक बयान है, इसमें कोई बहुत आपको फिलोसफिकल बात इसमें कहने के लिए बाकी नहीं बची है। ये तो वो शब्द बड़े, क्योंकि वो महिला हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, खिसियानी वाली बात एक तरह से होती है, कोई इसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। वो मूल्यों की बात करते हैं, ये ठीक है कि राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने जो, और सोनिया भी जहाँ गई हैं, उन्होंने कुछ सीमाओं में रहकर ज़रूर कुछ ना कुछ कहा है। भले ही वो टॉफ़ी शॉफ़ी वाले शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन कोई ज़्यादा नीचे स्तर से उतरकर उन्होंने बात नहीं कही। लेकिन जहाँ तक मूल्यों की बात है, मूल्य तो ये भी कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक ढंग से संगठन को चलाएं। ये हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक जो संगठन में होना चाहिए वो यहाँ पे कांग्रेस में भी कहाँ था। एक दोनों माँ बेटे के स्टार रूप में दोनों घूम रहे थे। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई नहीं घूम रहा था, और बाद में जब देखा कि अमेठी में या रायबरेली में चिंता की बात हो गई है, तब प्रियंका जैसे पहले कम आती थी, इस बार उन्होंने पूरा जोर लगाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही मूल्यों के आधार, अगर मूल्यों वाली बात होती तो जब कांड ये हुए हैं, घोटाले हुए हैं, अगर उस वक्त लोगों को सैक किया जाता, हटाया जाता, तो वो मूल्यों की राजनीति कही जा सकती थी। तो आज उनको ये दिन देखना ना पड़ता जो अब वो मूल्यों की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव गोदारा जी, आपकी ओर से क्या कहेंगे? सिर्फ 4 सीटों के बारे में आपने सोचा था कि 4 सीटें ही खाते में आएंगी? हमने जो सोचा था वो ये था कि पूरे देश में अपनी पार्टी का विचार, एक वैकल्पिक राजनीति का विचार लोगों के बीच में लेके जाना है। और जब लेके जाना है तो देश भर में जहाँ जहाँ एक अच्छा वातावरण होगा, जहाँ उस तरह की राजनीति की पहले बात हो रखी होगी, वहाँ इसका प्रभाव जाएगा। तो उस तरह से मुझे लगता है पंजाब जो आंदोलनों की भूमि रही है, जहाँ सब तरह के आंदोलन रहे हैं, और जो जब अंबानी अडानी के खिलाफ बोलने का मुहावरा जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जिसकी पृष्ठभूमि थी, वहाँ पर उसका बहुत बड़ा असर रहा। परंतु हम पूरे देश में जा पाए, पूरे देश में हमने अपना वोट परसेंट 4% वोट पहले चुनाव में ले लेना कोई छोटी बात नहीं है। हमने एक मजबूत नींव की स्थापना की है, नींव भरी है, नींव रखी है। मुझे लगता है इस नींव पे अगर इमारत बनाने का लंबा और कठिन कार्य है, जिस पे हमें कठोरता से कठिन तरह परिश्रम करते हुए लगना है। और मुझे ये लगता है कि हमें ये कहना है कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो किसी राजनीति के अंदर आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर पाते, व्यवस्था परिवर्तन के एक बड़े बड़े ऊंचे आयाम स्थापित कर पाते, तब होते। अभी बहुत लंबा कार्य है, संतुष्ट नहीं है परंतु निराश भी नहीं है। एक कठिन रास्ता हमारे सामने है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं कि इस देश में जो आज पैसे की राजनीति आज भी होती दिख रही है, बड़े घरानों का पैसा लग रहा है, राजनीति में ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है, वो सब जो हुआ है
उसके खिलाफ भी हमें एक लंबा राजनीतिक अभियान चला। इसके अलावा हरियाणा को लेकर आप काफ़ी उत्साहित थे, दिल्ली से सटा राज्य भी, और कहा रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा में चमत्कार दिखाया आप पार्टी ने, यहाँ पर भी हरियाणा में भी आप पार्टी चमत्कार दिखाएगी। योगेंद्र यादव की गुड़गांव में हार बहुत निराशा पैदा करती है। निराश होना राजनीति में मुझे लगता है कि बेहतर शब्द नहीं है। राजनीति में चुनौती को स्वीकार करना बेहतर शब्द है। हमें जो उम्मीद था हरियाणा में, जिस तरह का हमने काम किया था, हरियाणा में उस मुहावरे के साथ उस विचार को लोग समझेंगे, परंतु हरियाणा में राजनीति का जो आयाम स्थापित होना चाहिए था वो उतना गहरा नहीं हुआ। परंतु फिर हरियाणा की मैं बात करूं तो हमने दिसंबर में दिल्ली के चुनाव के बाद हरियाणा में आए और 3 महीने का समय अधिक से अधिक हमारे पास था। इस दौरान उम्मीदवार तय करना, साधन हमारे पास ना के बराबर थे। सब उम्मीदवारों ने 5-7 लाख रुपए किसी तरह जुटा कर लगाया पूरे चुनाव में। इसके बावजूद 4-4.5% वोट हरियाणा में ले लेना मुझे तो कहीं निराशा की बात नहीं लगती। हाँ, हमें हरियाणा में एक नई राजनीति को स्थापित करने के लिए सघन कार्य करने की जरूरत है, और हरियाणा एक वो प्रांत है देश में जिसमें उतनी लंबी एक नए विचार की राजनीति का पृष्ठभूमि नहीं रही है। राजनीति चुनावी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है, उसको बदलना उसके, और हमने शुरू से कहा था कि हरियाणा में जो जाति की राजनीति होती है हम उसके खिलाफ मुहावरा खड़ा करना चाहते हैं। पूरे चुनाव में जाति के आधार पर वोट अब भी गए होंगे, परंतु कोई जाति के आधार पर खुल के बात कह सके ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बहुत सारे शिक्षा के मुद्दे पे बात होने लगी, और जो राजनीति में मुद्दों की बात होने लगी है कहीं ना कहीं लोगों को उसको एड्रेस करना पड़ रहा है। हमें लगता है वो एक सुंदर बात है, इसलिए हम निराश नहीं हैं, इसको अपने लिए एक चुनौती मानते हैं, एक नया रास्ता देखते हैं और उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव जब आएंगे, अभी लोकसभा का चुनाव है, हम लोकसभा में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाले नहीं थे, सब जानते थे। विधानसभा के चुनाव में हरियाणा की राजनीति को हम एक नया आयाम दे सकेंगे, एक नई तरह की राजनीति स्थापित कर सकेंगे। जी, इस नतीजे के बाद भी आप जो है वो काफ़ी उम्मीद कर रही है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। भले ही हरियाणा में योगेंद्र यादव जैसे जो दिग्गज नेता है आपके, उनको हार क्यों ना खानी पड़ी हो यहाँ पर। सुदर्शन जी, क्या लग रहा है कि अब जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बता रहे हैं, आप एक विकल्प देने की बात कर रही थी, लेकिन आपका प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक भी कम रहा है। देखिए, आप पार्टी के लिए एक खुशखबरी हो सकता है को जो ये 4 सीट पंजाब से लेके आए हैं, ये एक रिकग्नाइज नेशनल पार्टी बन सकता है अगर इनके 6% वोट अगर 4 स्टेट्स में आ जाए, और 4 सीट ये ऑलरेडी लोकसभा के जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी इनके लिए ये है कि आप पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन सकती है, जो 6 पार्टीज ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। बाकी रही विधानसभा की बातें, दिल्ली में जब विधानसभा की चुनाव हुए थे, उन्होंने तब लोगों ने कहा था कि हम विधानसभा में वोट आपको डालेंगे, मोदी को हम लोकसभा में देंगे। तो ये विधानसभा का जो इलेक्शन है ये एक छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, एक विधानसभा के अंदर है। तो मुझे आशा है कि हरियाणा में ये पक्का आप पार्टी जो है डैमेज करेंगे, और ये जो नेशनल दूसरे जो पार्टी है, चलो बीजेपी नेशनल उस पर आए हो लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में ये हर स्टेट्स में आएंगे, हिमाचल में भी आएंगे, हरियाणा में भी आएंगे, और पंजाब में ये शायद सरकारी बना ले। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है आप पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया का बहुत जिक्र रहा है इस पूरे चुनाव में, और सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम मानी जाती रही है। शिंदे जी ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बयान दिया था सोशल मीडिया के अगेंस्ट, कहा था कि कुछ भी करेंगे ये मत सोचिए कि बर्दाश्त किया जाएगा। इस बयान का सोशल मीडिया की भूमिका से किस तरह से रिलेट करना चाहेंगे हरबंश जी? शिंदे जी वास्तविकता से कितना कटे हुए हैं, यह उस बात का प्रमाण है। वह उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जो इस मीडिया को ना समझ पाती है, ना इसका प्रयोग कर पाती है। तो उनके इस बयान को जो है बहुत ज़्यादा अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वास्तविकता यह है कि सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के अन्य नए साधन जो हैं वह हमारे जीवन का एक अंग बन चुके हैं और बने रहेंगे। आने वाली पीढ़ी और वर्तमान नई पीढ़ी जो है वह इसका भरपूर उपयोग करती है और वो करेगी, और उसी के माध्यम से वह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। तो इसका महत्व है, और हमने अब देखा भी है कि किस प्रकार जो है प्रचार किया गया और उसका प्रभाव पड़ा। इन प्रभाव से आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका महत्व कितना अधिक है। शिंदे साहब जो मर्जी बोलें वो उनको अधिकार। बहुत से कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी जो भूमिका रही है पूरे चुनाव में नकारात्मक रोल उन्होंने निभाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। न्यूज़ रूम में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वीर कुमार यादव जी, भाजपा के नेता, हरियाणा भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत आपका वीर कुमार यादव जी। साथ ही मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, हरियाणा में बहुत ही बड़ी जीत हासिल की आपने। क्या आपको उम्मीद थी कि 7 सीटों पर जीत मिल जाएगी? निश्चित तौर पर
हमें पूरी उम्मीद थी और ये सारी सीटें अपेक्षित ही आई हैं। जिस प्रकार से देश और प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की जनविरोधी नीतियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन और प्रदेश में जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण को लेकर, दलित उत्पीड़न को लेकर, नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर आम मतदाता दुखी, पीड़ित और निराश था, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में यही एक माध्यम होता है अपने गुस्से का इजहार करने का। और मतदाता इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा था कि कब उनको मौका मिले और कब इस देश और प्रदेश की जनविरोधी सरकार को चलता करें। मैं समझता हूँ कि हम ही नहीं बल्कि देश का मीडिया, कुछ एक अगर एजेंसीज को छोड़ दें तो सभी ने इसी प्रकार का एक हमें चित्रण किया था कि प्रदेश में भी और देश में भी इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। और मैं समझता हूँ देश के मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है और उन्होंने अपेक्षा के अनुरूप ठीक निर्णय अपना दिया है। गठबंधन दल हजका की हार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात का हमें दुख है कि हजका सुप्रीमो जो हमारे सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन मतदाता वो मालिक है, उनका निर्णय सर्वोपरि है, उसको हम स्वागत करते हैं। और क्योंकि हजका एक अलग से दल है, वो अपनी इस हार के बारे में स्वयं वो विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे आखिर किस कारण से हार हुई, क्यों हार हुई। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस बात का हमें दुख है, लेकिन लोकतंत्र में जो निर्णय मतदाताओं का होता है वो सर्वप्रिय होता है, उसमें हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा इस हार के बावजूद? देखिए, भाजपा हजका गठबंधन 2011 में बना था और हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी इस प्रकार के निर्णय हमारी सेंट्रल लीडरशिप करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और 2011 के बाद दोनों दलों ने मिलकर काम किया, मिलकर चुनाव लड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष 20 अक्टूबर को सोनीपत में आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लोकसभा भी और आगामी विधानसभा हम मिलकर लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि वैसे, क्योंकि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन हुआ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमें दिशा निर्देश दिया, तो समझता हूँ आने वाले समय में गठबंधन रहेगा और इसी के तहत हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लगता है जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि गठबंधन रहेगा, क्या कहेंगे नरेश जी, आपको लगता है कि गठबंधन रहेगा? क्योंकि अपनी सीट तक तो कुलदीप बिश्नोई बचा नहीं पाए। पहली बात तो मैं एक हल्के फुल्के अंदाज में ये कहना चाहूँगा कि वीर कुमार यादव जी को पहले ही एक्सपेक्टेड था कि वो 7 सीटें जो हैं वो जीतेंगे, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्विंटलों के हिसाब से लड्डू बने हों और वीर कुमार यादव जी यहाँ खाली हाथ आ जाएं। तो खैर, अब जो इन्होंने बात की है कि गठबंधन जारी रहेगा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप फैसला करती है। मैं आपके माध्यम से वीर कुमार यादव जी से ये जानना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके साथ इनका पहले भी समझौता होता रहा है और इस बार भी सेंट्रल लेवल पे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के माध्यम से ये प्रयास किए गए थे कि हजका की बजाय बीजेपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ पुनः समझौता हो जाए। आज की जो बदली हुई परिस्थिति है वीर कुमार यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज 10 की 10 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस से कई जगह तो आगे है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड नंबर पे इंडियन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ख्याल है, मैंने थोड़ा नोट भी किया है, वैसे भिवानी, शायद भिवानी है, गुड़गांव में भी हो सकता है या और 1-2 जगह मैंने देखा है। तो क्या ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में आप इस गठबंधन पे पुनर्विचार भी कर सकते हैं कि हरियाणा जनहित कांग्रेस को छोड़कर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता? आपको चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे जरूर, हम इस सवाल का जवाब वीर कुमार यादव जी से लेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी क्या करिए, आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं। Votes and attracted that many voters. So yet again there are around 3.5 lakh votes still to be counted. We are still to get that number from the Election Commission. So a final verdict will only be surmised upon or commented upon after I receive the results. So do you feel that had you come a little earlier, you would have? You know, in hindsight, everything is 2020. So
I'm somebody who never looks behind but looks forward, and I think the way forward is the way on which India has started walking on today. I had said it in Amethi that Amethi hai taiyar ab ki baar Modi sarkar, and sitting in Amethi I have seen that we've had a decisive mandate from the people of India, and as a karyakarta, as an office bearer of the Bharatiya Janata Party, this is one of the proudest and one of the most brilliant days that we've had as political activists. For you personally, has it been a day of mixed emotions? No, it's been a day of absolute joy and absolute pride. The fact that a man born in a very poor family in a village, through his own hard work and talent, could reach the highest office in the country is a very inspirational journey. And for me, that's a moment of celebration. Have you had any word with him? Have you had any word with him? What word I have within my family is not for public consumption. अब तो क्लियर हो गया कि अब सरकार बन रही है, क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी आपको? देखिए, ऐसा है कि ये सारे आंकलन लगाने से बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेते हैं उसका सीधा आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो स्मृति ईरानी के बहुत ही आशान्वित है, भले ही वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन इस वजह से आशान्वित है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वीर कुमार यादव जी, बयान सुनने से पहले, स्मृति ईरानी के बयान से पहले आपसे नरेश जी ने एक सवाल किया था कि बदली हुई परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब हरियाणा में नंबर 2 की पार्टी बनने में सफल रही है इनेलो, इस बदली हुई परिस्थितियों पर क्या विचार विमर्श नहीं करेगी भाजपा? देखिए, कौशल जी बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और उनका आकलन अपना हो सकता है, असेसमेंट उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हारना और जीतना ये राजनीतिक दलों में चलता है, लेकिन हमारा जो ये गठबंधन हुआ 2011 में स्टेट यूनिट्स के चर्चा करके, उनकी सहमति से, उनसे विचार विमर्श करके हुआ है। और आगे भी कोई निर्णय जब करती है तो हमारी स्टेट यूनिट जो है उसमें वो सारा उनकी चर्चा करने के उपरांत कोई निर्णय होते हैं। तो सेंट्रल लीडरशिप, हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। तो मैं समझता हूं कि गठबंधन के बारे में जो हमारे नेताओं ने जो हमें संकेत दिया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं समझता हूँ आज की स्थिति में और आज के दिन मैं यही कह सकता हूँ कि आज का भाजपा गठबंधन है और इसी के तहत आने वाले हम चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के भी लड़े हैं और विधानसभा के चुनाव भी इसी के तहत हम लड़ेंगे। और लड्डुओं की बात पर क्या कहेंगे? देखिए, ठीक कह रहे हैं वो, स्वाभाविक रूप से कौशल जी भी उतने ही हमारे शुभचिंतक हैं, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण के नाते भी और वैसे भी पत्र के नाते जरूर उनको मिठाई भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे। जी, मिठाई अगर यहाँ पे लाए होते तो यकीनन हमारे सारे मेहमानों को खाने का मौका मिलता और हमें भी मिलता। हमने भी पूरी मेहनत की है और जनता तक आज के नतीजे पहुँचाने के लिए। सुदर्शन जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो इनेलो को नंबर 2 पर बताया जा रहा है, इनेलो नंबर 2 पर आ गई है और भाजपा आज न कल विचार तो ज़रूर करेगी, फैसला ले सकती है, आपको लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है अभी इनेलो के वोट बैंक्स काफ़ी एकदम से अपराइज हुआ है, तो विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनेलो के साथ गठबंधन हो। हरबंश जी, आप क्या कहेंगे कि जब चुनाव की बात आती है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था इन चुनाव में और भ्रष्टाचार के ही मामले में दोषी होकर चौटाला जेल में गए थे। जनता क्या भ्रष्टाचार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से सोच रही है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चौटाला साहब का भ्रष्टाचार और जो दूसरा भ्रष्टाचार है, लोग उसमें अंतर करते हैं। जो फैसला न्यायालय ने दिया उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया कि नौकरी के बदले में पैसे लिए गए। बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें पैसे का लेन देन भले ही, और उसमें कब पार्लियामेंट्री पार्टी का की बैठक बुलाई जाए, कब उसका चुनाव हो, ये सब पूरा करेंगे। आडवाणी जी और जोशी जी के रोल के बारे में कोई बात हुई? नहीं, वो सब मिलजुल कर हम लोग सब तय करेंगे, सबकी भूमिका। कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है अभी बीजेपी इतने नहीं, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में तो बेहद खुशी है ही, और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये विजय हासिल हुई है। और नरेंद्र भाई मोदी की जो डायनेमिक लीडरशिप रही है उसको श्रेय उसका जाता है। और साथ ही देश की जनता के प्रति भी आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि देश की जनता ने इस बार जिस तरीके से एक हाई पोलिंग की है, मैंने शायद विगत कई डिकेड्स में।
तो राजनाथ सिंह वाजपेयी जी से मिलने जा रहे थे और जनता का धन्यवाद कर रहे थे हैवी वोटिंग टर्नआउट को लेकर। जिस तरह से हम राजनाथ सिंह के बयान को सुनने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जजमेंट जो था चौटाला के मामले में, जेबीटी के मामले में, वो ये था कि कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं था, सिंपैथी वोट जनता ने इन्हीं लोगों को दिया है। वो भी एक फैक्टर है, सिंपैथी वोट भी है, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनके साथ जाती हुई जिस व्यक्ति ने निजी लाभ के लिए नौकरियां किसी को नहीं दी, उस व्यक्ति को केवल इस आधार पर जो है दोषी ठहराना कि उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला किया कि यह नौकरियां जो है यह इस बोर्ड से निकाल कर जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया जाए, वह जो है नौकरियां दें, तो इसे वह भ्रष्टाचार नहीं मानते और इसलिए जो है जनमानस जो है उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी नहीं मानता। जी, जिस तरह से सुदर्शन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि इन लोगों को क्या सिंपैथी वोट मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके इस बात से मैं इत्फाक नहीं रखता हूँ कि जो चौटाला जी इसलिए जेल में है, उन्होंने जो है लोगों से पैसे नहीं लिए थे। लेकिन अगर हम ये देखें जजमेंट को अगर अच्छे ढंग से पढ़ें तो उसमें 420 के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा हुआ है, अनड्यू फेवर है, फेब्रिकेटेड है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, तो इतने सारे सेक्शंस हैं। और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंदर चले गए, आपने पैसे लिए लेकिन आपने किसी की नौकरी गंवाई है, किसी को दी है, और इसी चक्कर में देखिए हाई कोर्ट से अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो ये कहना उचित नहीं है कि वो पैसे नहीं लिए तो उनका पाक साफ है। मैं बोल रहा हूँ कि आप यही बात जो है लोगों को समझा के देखिए, लोग नहीं मानते ना। आप वकील हैं, आप टेक्निकल पॉइंट जो है उसको समझते हैं, आप मान जाओगे, लेकिन लोग जो है वो नहीं मानते, इसलिए जो है उसका असर जो है लोगों पर नहीं। लोगों तक शायद इन लोगों के नेताओं ने यही संदेश पहुंचाया है कि हमारे बंदों को एक राजनीतिक साजिश के तहत जेल में बंद करा दिया गया। ये अगर आप वहाँ की जो है कन्वेंसिंग देखी जाए, जो न्यूज़पेपर में आया है या मीडिया पर आया है, वहाँ के लोग ये कहते हैं, उनका जो वोट बैंक है, किसने हमारे आदमियों को नौकरियाँ दी, उनको जीने के लिए अच्छे साधन दिए और ख़ुद ये जेल में चला गया। ऐसी सिम्पथी वहाँ क्रिएट हुई है और उसका अपना वोट बैंक है और लोग इस चीज़ को मानते हैं। दैट्स वाई नंबर 2 पर आ गए हैं। जहाँ तक ये है कि भाजपा उनका होता है, तो ये पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट, देयर आर नॉट परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स, तो वो तो राजनीति में देखा जाएगा किससे फैसला है, तो एट द सेंट्रल लेवल इट कैन बी देयर। हरियाणा की जो मौजूदा तस्वीर लोकसभा के नतीजों से निकल कर आई है, नरेश जी क्या कहेंगे? एक तरफ ये सिंपैथी वोट काम कर रहा है, एक तरफ मोदी की लहर काम कर रही है, एक तरफ हुड्डा के सरकार में जो घोटाले हुए हैं वो भी कारण, सबसे ज़्यादा श्रेय भाजपा की जीत को किसे देंगे? देखिए, एक बात तो जो ये कही जा रही है कि कुछ सिंपैथी किसी को मिली है, मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। इन दिस रीजन ऑफ द कंट्री, आप पंजाब को ले लीजिए और हरियाणा ले लीजिए, हमेशा यहाँ के लीडरों ने नए प्रतिमान, नए मूल्य राजनीति में तय किए हैं पहले भी। तो अब अगर सिंपैथी की बात करें कि इंडियन नेशनल लोकदल को सिंपैथी वोट मिला है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐसी कौन सी जेल काट ली जो उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो आई मीन टू से कि ये ठीक है कि वो बड़े कदावर नेता हैं जो अंदर हैं इस वक्त और उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। और दूसरा जो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला के जो पक्ष में बात जाती है कि उन्होंने संगठन को टूटने नहीं दिया, अपनी काबिलियत, अपने पिताश्री और अपने दादाश्री की जो काबिलियत है उसको आगे बढ़ाया और सारे संगठन को ना केवल जोड़ के रखा बल्कि और मजबूत किया। बड़ी मज़ेदार बात है कि जब ऐसी बातें होती हैं, जब लीडर प्रॉब्लम में होते हैं तो पार्टियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पहले से कुछ ना कुछ मजबूत हुई है। अब आप देखिए कि ये फर्स्ट टाइम है कि हरियाणा लोक दल, आप इतिहास उठा के देखिए, अगर ये कभी पार्लियामेंट में गए हैं तब गए हैं जब बीजेपी के साथ समझौता। ये पहली बार है कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने बलबूते पर अकेला वहाँ पे पहुँचा है। इसका कारण ठीक है, सिंपैथी वोट का 2% 4% मैं कारण मान सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं ये नए जो हमेशा, जैसे पंजाब
सीमा के साथ भी लगता है। ये नए प्रतिमान, नई मूल्य तय करने के लिए, हमेशा इतिहास रचने के लिए अग्रणी, पहले देवीलाल के जैसे जनता दल बना, या जो भी, पहली बातें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप देखिए पंजाब में जो हालात हैं, बात विकल्प की है। लोगों के पास जब एंटी इनकम्बेंसी में विकल्प नहीं होता तो वो कहीं भी इधर उधर वोट जाता है। अब पंजाब में उनको विकल्प मिला, आम आदमी पार्टी का मिल गया, इसीलिए दोनों की वोट भारतीय जनता पार्टी भी बराबर जीती है, आम आदमी पार्टी भी जीती है। तो लेकिन हरियाणा में क्योंकि विकल्प कोई और तो कोई है नहीं, तो इंडियन नेशनल लोकदल विकल्प है उनके लिए, तो वो इसलिए उनको वोट ज़्यादा पड़े। विकल्प और जनाधार अपना बनाए रखने में, बल्कि और मजबूत करने में इनेलो इन चुनाव से बिल्कुल ही साफ लग रहा है कि सफल रही है। नेतृत्व को बिखरने नहीं दिया अभय चौटाला ने। आप का परफॉर्मेंस जो हरियाणा में, वो बहुत ही, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप निराश नहीं है, राजनीति में होता रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जो बढ़ता और मजबूत होता इनेलो का जनाधार आपको दिख रहा है। इस परिस्थिति में आप किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है? आम आदमी पार्टी जिस विचार को लेकर राजनीति में आई है, वो वंशवाद के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, समानता, बराबरी और न्याय के आधार पर एक समाज बनाने की प्रक्रिया को लेकर आई है। इस विजन को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। इन्होंने इनेलो के बारे में कहा, ये ठीक है कि इनेलो को 24% वोट मिला है और अभय चौटाला ने संगठन को बिखरने नहीं दिया, परंतु मैं अगर कौशल साहब से पूछूं, हरियाणा में इनेलो का संगठन था कब? एक छतर राज एक परिवार का, एक व्यक्ति का रहा है संगठन के अंदर, और जब संगठन में कोई एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होता है तो संगठन एक समय तक ऐसे चलता है। वो समय लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, परंतु सुंदर राजनीति का वो प्रारूप नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। वो कोई जीते कोई हारे, परंतु देश की सुंदर राजनीति में सबको संगठन में बराबर स्पेस मिले, वो महत्वपूर्ण होता है, वो इसमें मिसिंग है। जीत तो इनेलो की हुई है, जीत अपने बलबूते पर हुई है इनेलो की, ये मानेंगे नहीं आप? इस चर्चा में अगर हम बात कर रहे हैं कि नतीजे क्या रहे हैं, तो नतीजे हर टीवी चैनल मेरे सामने, सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मुझे लगता है जो हम बात कर रहे हैं उन नतीजों के जो आंकड़े हैं, उसके प्रभाव और उनकी दूसरी रिफ्लेक्शन जो है उन पर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं अपनी जवाब बात कह रहा हूँ। जीत 2 सीटों पर वो जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हिसार का चुनाव जिस बात पर आकर केंद्रित हुआ, इन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देखेगी, परंतु और मैं ये समझता हूँ इसके साथ साथ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो, इन सब ने भी, इस क्षेत्र की सभी संस्थाओं ने भी बड़े पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सफलता में अपना योगदान किया। मैं सारे दिल्ली के लोगों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हम सबको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर गर्व है। देशवासियों को भी इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जाति, भाषा, प्रांत, इन सब सोचों से ऊपर उठकर उन्होंने केवल एक राष्ट्र धर्म के साथ जो परिपूर्ण सोच है, केवल उसको अपना आशीर्वाद दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी 21वीं शताब्दी के गेम चेंजर के रूप में जो है देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। दी जाएगी, आप कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हर्षवर्धन जी दिल्ली से बयान दे रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे। दिल्ली में क्लीन स्वीप, आपको एक भी सीट नहीं। वीरपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में आप पार्टी अब एक राजनीतिक दल है और हार और जीत का कोई असर नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा था कि हम लोकसभा में अपने प्रतिनिधि भेजें, और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी ये था कि लोकसभा से बाहर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिल्ली की जनता ने एक बात स्पष्ट कही कि ये इनकी कथनी में और करने में अंतर है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया, सत्ता दी कि आप हमारी जो मूलभूत समस्याओं की जो चर्चा करते हो, भ्रष्टाचार की जो चर्चा करते हो, हम आपको सत्ता देते हैं, आप दूर करिए। लेकिन उन सब सत्ता से वो भाग खड़े हुए केवल इसलिए कि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उनके दिमाग में तो पहले दिल्ली और अब चल के हम देश के बागडोर संभालेंगे। तो मैं समझता हूँ, और इसलिए भाजपा ने कहा भी है कि आप जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा, और धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए और वाराणसी में सांप्रदायिकता की बात शुरू कर दी। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है, जिस प्रकार से ये रेज हुआ था, मैं समझता हूँ उसी प्रकार से अस्तित्व अब इनका बचने वाला नहीं है। और ये एक विकल्प के तौर पर केवल, क्योंकि लोग कांग्रेस से दुखी है,
कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए पंजाब में शायद कहीं ना कहीं राज्य सरकार से उनको उतनी संतुष्टि नहीं हुई होगी और उन्होंने अल्टरनेट तौर पर आपको वोट दे दिया। लेकिन आप पार्टी मैं समझता हूं कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, बाकी देश के किसी हिस्से में नहीं है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि जब जनता ने उनको मैंडेट दिया, जनादेश दिया, काम करने का अवसर दिया, तो वो काम करने की बजाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की उस दिशा में आगे बढ़ गए और उस सब जनता के जनादेश को ठुकरा दिया। जिस दौर में आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, उस जीत का एक बेहतरीन एरोगेंस का नमूना वीर कुमार यादव जी पेश कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। आम आदमी पार्टी 4 सीटें पंजाब में जीत कर आई है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें जीती थी, इनको याद होना चाहिए तब कितना पुराना संगठन था, कितने पुराने आरएसएस की बैकेज इनके पीछे थी, तब 2 सीटें जीती थी। अब 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। दिल्ली में सीट एक नहीं मिली, कितना % वोट मिला है वो आपको ख्याल होना चाहिए। राजनीति में बड़े छलांग लगाने के लिए जाना या बड़े उसके लिए जाना या स्वार्थ के लिए जाना, 2 बात होती हैं। हरियाणा में बंसीलाल के साथ मिलकर इनकी पार्टी ने सरकार बनाई थी। बीच में दलबदल इसलिए कर लिया था कि इनके नेता को एक बड़े बाबा ने कह दिया था कि तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, चौटाला की गोद में जा बैठो। ये हुआ था। इस इतिहास को भूलने वाले पार्टी के नेता अगर कुछ कहते हैं तो मुझे लगता है आज की जीत का एक एरोगेंस झलकता है। राजनीति को ठीक गहराई से समीक्षा करने का दौर हमारे पास शुरू हुआ है। चुनाव हो चुका, चुनाव की गर्मी नहीं है, उसमें एक ठहर कर हमें बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विचार को लेकर आई थी, उस विचार के साथ खड़ी है। अगर वो बिल्कुल दूसरी चीज़ होती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है, शायद वीर कुमार जी को मालूम होगा, वो कितना है अगर ये बता दें, अगर इनको मालूम है तो इनको अपनी बात पे शर्मिंदगी होगी, नहीं तो ये लगेगा कि मैंने कुछ बड़ी राजनीतिक बात कह दी। नरेश जी से भी जान लेते क्या? हाँ, मैं इनफैक्ट गोदारा साहब ने जो कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल इन इटसेल्फ कोई संगठन नहीं, एक आदमी की पार्टी है। आज ये मैं मानता हूँ, ये कोई एक सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। आप साउथ में जाइए या बंगाल में जाइए, एक व्यक्ति की या एक महिला की पार्टियां हैं, चाहे वो यूपी में है, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं। मैं बड़े अदब से गोदारा साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी में जो डेमोक्रेसी थी, अगर वो सही ढंग से होती तो शायद इनका आज ये हाल ना होता। आपकी डेमोक्रेसी पर बात उठी थी, नरेश कौशल जी, आपने आपकी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाया था। अरविंद केजरीवाल के केंद्र में घूमने लगी थी आपकी राजनीति, क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये ठीक, अब तो ये सब पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वंशवाद है, चाहे पहले जो भाजपा बोला करती थी इंदिरा है, उसका परिवार आ गया, ये होगा, बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो बादल हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, वो सभी अब उसको मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति पर बात है वो चलती है। अब मोदी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मोदी की जीत कही जा सकती है, तो ये व्यक्तिवाद ही हो गया एक तरह से। तो इसी तरह से अगर ये कहेंगे कि ठीक है, वैसे मैं इनके सिद्धांतक तौर पर इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि पार्टी में डेमोक्रेसी बराबर सबकी सोच, सबको साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा केजरीवाल ने किया नहीं है। वैसे ये आपको 2-4 दिन के अंदर पता भी लगेगा। And in that, a substantial number of them would have voted for BJP. It is no, Muslims are not. I mean, Muslims have voted slightly more than their proportion for us, but Muslims do not constitute a substantial proportion of Aam Aadmi Party's votes. Aam Aadmi Party, like all other big parties of the country, draws its support from across the spectrum. So what you say may be true of Muslims, and it is true that for certain other sections of society, they would have voted only for BJP. We have drawn from all those things. We may have drawn some votes from the left. We have certainly drawn votes from Samajwadi Party and BSP in Uttar Pradesh. So that is bound to be the case. You have played the spoiler for many parties. I think any new party would be dubbed and seen to have affected the fortunes of some other parties, which it indeed does. Any party that enters politics begins by affecting the chances of others, which it may not have designed. But you would agree with me that that is not a good reason for new parties not to enter politics. So do you feel that
now after this result that perhaps voting may not have been provided? Has there been a rethink on that? No, I have not already said that. I have simply said that the manner in which we took the decision. तो योगेंद्र यादव जिन्होंने चुनाव हार गए हैं, जो गुड़गांव से आपके दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो सफाई दे रहे थे कि किस तरह से जो हार मिली है आपकी उसकी वजह क्या। हालांकि आशान्वित वो काफ़ी नज़र आ रहे थे क्योंकि वोट शेयर की बात कर रहे थे कि आपको जगह जगह हर राज्य में अच्छे वोट फीसद हासिल हुए, इसलिए आप जैसी पार्टी जो कि पहली बार चुनावी तस्वीर में सामने आई थी उसके लिए बिल्कुल निराशा की बात नहीं है। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, दीपक शर्मा हिमाचल कांग्रेस के नेता है। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो चुनावी नतीजे, अब पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ होती जा रही है। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, राजीव गोदारा जी हैं, आपके नेता हैं, और वीरपाल यादव जी हैं, हरियाणा कांग्रेस से नेता हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे किस तरह से आप में डेमोक्रेसी की जो बात हो रही थी कि आप में भी केजरीवाल के केंद्र पर ही सारा संगठन का काम है, सब कुछ केजरीवाल पर केंद्रित होता जा रहा था। हरबंश जी, आप क्या इस बात से सहमत है कि केजरीवाल को केंद्र में रखना क्या आपके लिए घातक साबित हुआ है? बड़ा कठिन है क्योंकि इस समय वो हारे हुए हैं, इसलिए कुछ भी हम बोल सकते हैं कि क्या है। थोड़ा समय चाहिए इसका विश्लेषण करने के लिए और समझने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधी बात यह है मेरी समझ के मुताबिक कि वक्त बहुत कम था इनके पास, और जनता जो है वह लगभग तय कर चुकी हुई थी कि कांग्रेस को हटाना है और राष्ट्रीय स्तर पर जो विकल्प है उसको चुनना, और विकल्प जो है वह भाजपा था, मोदी थे। इसलिए वहाँ पर जो है केजरीवाल या आप दोनों की कोई बहुत अधिक जो है वो जगह नहीं थी। पंजाब में, जैसे मैं सुबह भी बोल चुका हूँ, पंजाब में मुझे जो दिखाई देता है कि लंबे अरसे के बाद दोबारा पंजाब के जो तेवर हैं, जो विद्रोही तेवर हैं, उन्होंने अपने आप को जो है दोबारा रीएस्टैब्लिश किया है। ये बड़ा शुभ संकेत है क्योंकि बड़े लंबे समय से जो बगावती स्वर हैं पंजाब के, वह दबे हुए थे, वो चुप थे। शुभ संकेत बता रहे, पंजाब में जो बगावती संकेत बोल रहे हैं, आपको 4 सीटों पर जो यहाँ पे जीत मिल रही है, आप क्या कहेंगे? शुभ संकेत है बगावती तेवर जो दिखने लगे? मैं ऐसा नहीं मानता। उसका कारण ये है कि पंजाब में ही आपकी परफॉर्मेंस आई है। तमाम रिकॉर्ड्स बीट किए गए, पर उसके बावजूद हम यहाँ के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद आए और पीडीपी के हक में अपना वोट डाला, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, वी आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी लोग इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए थे कि दे हैव सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2002 के बाद मुझे लगता है कि फिर एक बहुत अच्छी रिवायत यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से कायम हुई। मुझे लगता है कि फिर एक बार जो इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक क्रेडिबिलिटी मिली, जहां जो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस थे, परसेप्शन था, अनफॉर्चुनेटली जिसका पुराना बेसिस रहा है कि भाई यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बड़ा स्टॉलवॉर्ट हो किसी रूलिंग पार्टी का, वो हार सकता है। पर इसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फॉर दैट वी कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो हमें ओवरवेलमिंग मैंडेट दैट पीडीपी हैज गॉट, इट इज वेरी मच, हमारे लिए ये बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि जब हमने 2002 हमने एक मैनिफेस्टो दिया था और उसके ऊपर वी वर एबल टू परफॉर्म ऑन दैट मैनिफेस्टो, जिसकी वजह से हमारी एक क्रेडिबिलिटी बन गई थी। आज मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में पीडीपी इज द ओनली रीजनल पार्टी जिन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया कि जितने भी हमारे लोग यहाँ से इलेक्ट होके जाएंगे, we would like to debate the issue and issues of Kashmir within the parliament, outside the parliament. एक mindset change करेंगे। We stand by our commitment, और जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम दिल्ली कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई अलायंसेस के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जो जम्मू कश्मीर के जो सिचुएशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए, जो फॉर्चुनेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरू किया था, उसके बाद यूपीए ने भी किसी हद तक उसको आगे चलाया था, पर बदकिस्मती से दैट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, बी इट ओपनिंग ऑफ द मुजफ्फराबाद रोड या रावला।
तो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती बोल रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी की जीत हुई है वो जीत मंत्री पद के लिए नहीं हुई है, बल्कि कश्मीर के मुद्दों को दिल्ली की संसद में उठाने के लिए हुई है। हरबंश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि वो मंत्री पद के लिए उनकी ये जीत नहीं मानी जानी चाहिए, उनकी ये जीत कश्मीर के मसलों को संसद में उठाने के लिए हुई है, वो ये कह रही। वो इस समय कह रही हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह बड़ा देश के लिए जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा हुआ कि पीडीपी जीत कर आई है, क्योंकि जो हवा पूरे देश में थी, जो विचारधारा पूरे देश में चल रही थी, वही विचारधारा अगर बनिहाल के दूसरी तरफ भी चल रही है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी भी सूरत में एक इंसुलेटेड जगह नहीं है। जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ी हुई विचारधारा वहाँ भी है, और पीडीपी जो है उसका जो है सिंबल है कि वह भारत के साथ जुड़ी हुई, जैसे देश के अन्य हिस्सों में लोग सोच रहे हैं वैसे ही वह सोच रहे हैं, और कांग्रेस के गठबंधन को उन्होंने नकारा है। पीडीपी की जीत शुभ संकेत मान रहे हैं हरबंश जी, और क्योंकि कश्मीर के मुद्दों को, जो पीडीपी का जो बैकग्राउंड है राजनीति का, वो कश्मीर के मुद्दों को बहुत ही संजीदगी से हमेशा उठाते रहते, ये उनका दावा है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि पीडीपी की जम्मू कश्मीर में जीत क्या इशारा है? पीडीपी की जीत जो है वो इस बात का इशारा है कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम जो उसने कहा भी है, या JNK की जो लोगों की प्रॉब्लम है, वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो इससे ये साफ संकेत है कि वो जो यह कहते थे कि अलग थलग होना चाहता है कश्मीर, उस धारणा के ये विपरीत है। इट्स वेरी हेल्दी डेवलपमेंट, बहुत ही हेल्दी डेवलपमेंट है। पीडीपी की जीत जम्मू में, क्या कहेंगे नरेश जी? देखिए, जैसे एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फैक्टर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पे विकल्प की तलाश है, तो विकल्प की तलाश के रूप में वो पीडीपी को वो वोट गई है। लेकिन इसका मैं ये नहीं मानता कि जो अलगाववादी तत्व या जो कश्मीर को स्पेशल और ज़्यादा दर्जा देने की बात करते हैं, पीडीपी जो है उसको वो सारे वोट मिल गए, क्योंकि वहाँ पे वोट परसेंटेज बहुत कम होता है जो कश्मीर में चलता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विकल्प के अभाव में जैसे होता है, तो पीडीपी को वो वोट जो है इसलिए मिले हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उसके समर्थन में मिले, लोगों के पास कोई विकल्प के अभाव में मान रहे हैं नरेश जी कि पीडीपी को जम्मू कश्मीर में जीत हासिल हुई है। चर्चा में हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं दीपक शर्मा जी, हिमाचल कांग्रेस से। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान आया था, उन्होंने कहा, मान लिया है कि मोदी लहर ने काम किया है, तभी चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। क्या कहेंगे, जनसभाओं तक तो नहीं माने थे, अब नतीजों पर मानना पड़ा है? नहीं, देखिए, ये बात तो सत्य है कि मोदी जी की लहर थी और उसकी वजह से हम हारे हैं, लेकिन इस लहर के साथ साथ जो कुछ हमारी अपनी संगठन की या किसी भी तरह की सरकार की जो खामियां रही हैं, उनको भी ढूंढना अब हमारा दायित्व है, और निस्संदेह इसको हम ढूंढेंगे और ये तय किया जाएगा कि गलती आखिर कहाँ हुई, और उस चीज़ को एक कर हम जनता के बीच जो हैं वो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को भी, और हम चाहेंगे कि ये सरकार वो सब कुछ करे जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं और ये पूरे हों। नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है हिमाचल प्रदेश में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, और जब ये बात कुदरती है कि जब संगठन जो है इस तरह की हार हुई हो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो पार्टी चिंतन मनन करेगी और इसमें जो भी उचित होगा वो हाईकमान। नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं? आपके एक मंत्री ने, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे धर्मानी जी, उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट आने से 3 दिन पहले क्यों इस्तीफा दिया? देखिए, धर्मानी जी की बात और है, वो हमारे वहाँ पे विधायक हैं, नौजवान विधायक हैं, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने इस्तीफा एक व्यवस्था का प्रश्न उठा कर दिया है। जो CPS का ओहदा है उसमें किसी तरह का कोई उनको अधिकार नहीं है, ना उनके पास कोई फाइल जाएगी, सिर्फ उनको सुविधाएं हैं। उन्होंने ये कहा कि मात्र सुविधाओं के लिए मैं इस पद को नहीं लेना चाहता हूं, जब इसमें काम कोई नहीं है। उनके इस कदम को आप जायज़ ठहरा रहे हैं? यानी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसको जायज़ ठहराती है, और ये व्यवस्था का बहस का प्रश्न बेशक हो सकता है। मगर जब राहुल गांधी जी बिलासपुर में आए थे तो उनको स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया गया।
ये चीज़ें जो हैं ये छोटी चीज़ें इसमें होती हैं। ऐसा जैसा जो करने वाले लोग हैं शायद मैं समझता हूँ यही कारण रहे होंगे जिनकी वजह से आज हम जो हैं वो अपने हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। हरबंस जी से जान लेते हैं, वीरभद्र सिंह की जो सियासत का तरीका था वो क्या तरीका अब नकार रहे हैं, अब उनकी राजनीति किस ओर मोड़ लेगी? उनकी राजनीति क्या मोड़ लेगी यह तो अभी कहना कठिन है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस की दिक्कत ये है कि उनके पास वीरभद्र सिंह के अतिरिक्त तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलकर लगातार जो है अन्य लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है कैंपेन कर सके और उन्हें चुनाव जिता सके। जिताने वाला क्षमता जो है वह केवल वीरभद्र सिंह में है, और यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने लंबे समय से वह इस प्रकार का दायित्व जो है निभाए चले जा रहे हैं, और कोई विकल्प या तो उन्होंने नहीं उभरने दिया या उभर नहीं पा रहा। जी, कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी दिख रही है। इस पूरे अगर लोकसभा के नतीजों की बात करें, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता, चेहरों की कमी है, मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं उभर पाया? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी ने अपने नीचे कोई यंग लीडर जो हैं उनको इनकरेज ही नहीं किया, उनको इस लेवल पर नहीं आने दिया, आउट ऑफ द फियर कि मैं ना रिप्लेस हो जाऊं। क्योंकि वीरभद्र सिंह जी तकरीबन पिछले 30-35 साल से वो राजनीति में हैं, यहाँ हारते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, हमेशा वही जब जीते हैं तो वही भी बन रहा है। इनके पास बड़े अच्छे युवा थे, रामलाल थे, दूसरे भी कई युवा थे ऊपर के अपर शिमला के, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको तभी तक इन्होंने प्रमोट किया जब तक वो इनके यशमैन रहे। जब भी उन्होंने बोला उनको साइडलाइन कर दिया। कांग्रेस का ये शुरू से इतिहास रहा है कि जो परिवारवाद की राजनीति है, परिवार के ही सदस्य को प्रमुखता से पटल पर लाया जाता था, लेकिन जो परिवार से दूर का नेता है, किसी नेता को उठने नहीं दिया जाता। कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें, वो यही कहता है, और इस बार भी चुनाव में बड़ी हार का जिम्मेदार यही फैक्टर है कांग्रेस का। हाँ बिल्कुल, आप प्रश्न के साथ ही उत्तर भी दे रहे हैं। वैसे तो ये तो देखिए, पार्टी हाईकमान से शुरू हो जाइए आप। प्रचार करने वाले कौन थे हाईकमान में? सोनिया गांधी और उनका बेटा। और इसी तरह से वीरभद्र की जहाँ बात करें तो वीरभद्र हैं, उनका बेटा है, उनकी श्रीमती हैं। अब पंजाब में देख लिया, अमरिंदर सिंह भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर से परनीत कौर उनकी श्रीमती भी इलेक्शन लड़ रही हैं। राजे महाराज हैं जैसे पहले होते थे वही लोग जो हैं, एक तरह से उन्हीं के परिवार जो है वो वर्चस्व अपना एक तो बना के रखना चाहते हैं, और परिवारवाद की जो बात है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरा, हिमाचल की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पे एक दूसरे के जो है बदला लेने की जो नीति इनकी दोनों की रही है, ये धूमल की भी और साथ में वीरभद्र की भी। अब वीरभद्र वहाँ से सेंटर से, हालांकि इतने बड़े बड़े आरोप लगे वहाँ पे, ये इस्पात मंत्री के रूप में थे, वहाँ से छोड़कर आके कि मैं तो इधर आके इलेक्शन लड़ूंगा, नो डाउट आके उन्होंने लड़ा और अपने रिट दिखाई, वो जीते भी हैं। लेकिन वही आकर फिर वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर लेकर ठाकुर को इसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वो उसके खिलाफ हो रही है। इनका ये बड़ी देर से दोनों का जो पार्टियों को चल रहा है। मेरा कहने का नटशेल में बात यही है कि नंबर एक परिवारवाद, ये ना केवल एक स्टेट में, पूरे देश में, दिल्ली से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। जी, क्या कहेंगे राजीव गोदारा जी आप? मैं थोड़ी देर पहले जो आपने नरेश जी से जो बात की थी वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का सवाल था। मुझे अब नरेश जी के इनेलो के अंदर परिवारवाद की और व्यक्तिवादी संगठन के कर्ता धर्ता होने की जो बात थी और कांग्रेस के बारे में जो कही, वो दोनों इतनी कंट्राडिक्टरी बातें सुनने का तो मुझे लगता है कि शायद उसका भी बहुत अर्थ नहीं है जो उन्होंने आपके बारे में कही। परंतु आम आदमी पार्टी की अगर लीडरशिप को देखें, किसी भी पार्टी का एक लीडर होता है, अध्यक्ष होता है, हमारी पार्टी में संयोजक होता है, स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल हैं। परंतु जो फैसले होते हैं वो पीएससी करती है, उसमें कहीं कोई छुपा हुई बात नहीं है। हर कोई जानता है, हर फैसले में ये होता है कि अरविंद केजरीवाल एक चीज़ कह रहे हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पार्टी में जब ये चीज़ होती हो, जब मैं इनेलो की बात कर रहा था नरेश जी, तो आप भी जानते हैं हरियाणा को, अगर आपका कोई विशेष प्रेम नहीं हो गया उनसे, तो कि वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति
परिवार के अलावा कोई व्यक्ति अपनी राय जाहिर करने से डरता है जो उनको पसंद ना आ रही हो। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। कांग्रेस का जिक्र करते हुए आपने वर्चुअली वही बात कही जो मैं कह रहा था। आम आदमी पार्टी के अंदर अगर हम चुनाव प्रचार की बात देखें, हाँ, अगर आम आदमी पार्टी की बात भी करें तो अरविंद केजरीवाल जहाँ रोड शो कर रहे थे या चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ योगेंद्र यादव भी कर रहे थे। 3 जिलों में अरविंद केजरीवाल पंजाब में गए और 8 जिलों में 8 लोकसभा क्षेत्र में अरविंद योगेंद्र यादव भी गए। तमिलनाडु में योगेंद्र यादव गए। इस पार्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग जगह प्रचार करते हैं। फैसलों में एक सामूहिकता है, इसलिए एक मुहावरे में कह देना कि आपके अंदर भी डेमोक्रेसी का खतरा, ये बहुत मतलब मेरा उससे असहमति है। और असहमति एक सब्सटेंशियल असहमति है, आधार पर है। हाँ, किसी भी पार्टी के अंदर, वो किसी भी पार्टी में हो, अगर कहीं भी व्यक्तिवादी पार्टी लीडरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वंशवादी होगी, एक छतर एक व्यक्ति किसी पार्टी का लीडरशिप करेगा, वो सुंदर राजनीति का निर्माण नहीं होगा। मैं जब सुंदर राजनीति के निर्माण की बात करता हूँ, वो एकदम शॉर्ट टर्म में राजनीति में बहुत हित की बात के उल्ट हो सकती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित होने के बाद सत्ता या पूरी पावर चुनावी फायदा होता हो, परंतु देश और उस पार्टी की और देश की राजनीति में वो बहुत उपयोगी बात नहीं होती। इससे मुझे लगता है एक जी उत्तर दे दे, अभी तो चलेगा। ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है इन बातों का, जो अभी बात डेमोक्रेसी की और व्यक्तिवाद की बात है, सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेवार है मतदाता। मतदाता अगर इंडियन नेशनल लोकदल को नंबर 2 पर लेके आ रहा है तो ये मतदाता का कसूर है। ये वो चाहे वो व्यक्ति की पार्टी है चाहे किसी की है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जितनी ज़्यादा पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें वो कुछ नहीं बन रहा था। जब वो व्यक्तिवाद पे आ गई तो मोदी का नाम लेकर आ गई तो वो पूरी जीत गई। इंदिरा गांधी अकेली का नाम आता है तो वो पूरी जीत जाती है। तो इसी तरह मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, ये मैं इसको बैड सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल का जब शुरुआत में उसका दिखाया गया प्रोफाइल कि वो झुग्गियों में भी रहे, फलां भी रहे, यही कारण था कि वो दिल्ली में जीते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी मनमर्जी, जैसे आप ये नज़र आ रहा था, अभी बोल रहे कुमार विश्वास बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से भाई जो मनमानियाँ हुई हैं, हमारी बात नहीं मानी गई, वो बोल रहे हैं, मैं तो उनको कह के नहीं आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये गलत फहमी है कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल का ये कह रहे हैं कोई खास प्रेम बढ़ाया हो। ऐसे जुमले मैं कभी किसी के प्रति इस्तेमाल नहीं करता हूँ व्यक्तिगत रूप में। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे बात करता हूँ कि वो भले ही इंडियन नेशनल एक आदमी की पार्टी है, लेकिन करें क्या, उसका विकल्प क्या है। आप देखिए पंजाब कहीं भी चले जाइए, बादल की पार्टी है, सारा परिवार उसका वो बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जी, हरियाणा में इनेलो जो है वो जनता जी जनाधार है। मैं नरेश जी पे जुमला जो मैंने कहा उसके शायद एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मुझे लगा उस पे था। मैंने कहा कि इस बात से ये भी सहमत होंगे कि व्यक्तिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। These are not हाँ, ठीक है। जो राजनीति में अगर हम इंदिरा गांधी से लेकर उन सबका जिक्र किया, बात करें अपने मुद्दे की बात करें, ना कि एक दूसरे पे पर्सनल आक्षेप करें, ये अच्छे नहीं होते पढ़े लिखे लोग। मैं अगर बात पूरी कर दूं, जब हम एक दो आर्गुमेंट को अलग अलग तरह से देखते हैं, उस संदर्भ में जो मैंने बात किया इस पे इनको बुरा लगा, उसके लिए मेरा इरादा नहीं था, पर आर्गुमेंट के स्तर पे मैंने बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने उदाहरण दिया, कांग्रेस का दिया, पर अकाली दल का जो पंजाब में हल हुआ और जिस तरह हारे वो तो एक छत्र राज था, करुणानिधि का तो एक छत्र राज था। तो ये एक छत्र राज के से चुनावी फायदा होता है, मैं इस आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करता हूँ। और भारतीय राजनीति में तो ये कहीं उपयोगी है ही नहीं, वो इस बात से सहमत हैं। लेकिन आपने कहा कि थोड़े समय के लिए सफलता हो सकती है लेकिन पूरे समय के लिए नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, इस बात को ये भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी सपोर्ट नहीं करते हैं, परंतु चुनावी फायदा होता है। ये भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि इससे चुनावी फायदा होता ही है। ये गलत, तथ्यात्मक रूप से गलत चीज़ है। आप करुणानिधि को देखिए, आप बादल साहब को देखिए, कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी के एक छत्र राजा हैं, और कितने सारे उदाहरण आपके सामने होंगे। जब सोनिया गांधी 10 साल पहले आई थी या कांग्रेस आई थी, तब तो एक छत्र राजा थी वो, कि उन्होंने तय कर दिया कि प्रधानमंत्री ये होगा, परंतु आज एक छत्र होने के बावजूद वो हारी हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर सत्ता केंद्रित होने से पार्टी चुनावी जीत में आगे बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती। मैं इस विचार और इस निष्कर्ष से असहमति प्रकट करता हूँ। जी, वीरपाल जी क्या कह रहे थे, क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ताज्जुब है कि आम आदमी पार्टी वाले और इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे। आज ही आप देखिए प्रेस में जय सिंह ठेकेदार जो इनका रोहतक से प्रत्याशी है, उन्होंने आरोप लगाया सर्वसम्मति से कि योगेंद्र यादव को बाहर करो, ये हस्तक्षेप करता है। आप देखिए इनके जितने संस्थापक सदस्य थे आज उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो भाग रहे हैं। तो यानी आम आदमी पार्टी में जितने अधिनायकवाद है, जितनी डिक्टेटरशिप का व्यवहारिक जो केजरीवाल है, ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने इतिहास से जो संस्थापक थे, मैं नाम लूँगा तो बहुत बड़ी सूची बन जाएंगी। आप देखिए सबसे पहले इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और टिकट हिसार में किसको दी? उसी ख्यालिया को दी जिसने वाड्रा डीएलएफ म्यूटेशन को रद्द किया, अशोक खेमका ने, और उसको सैंक्शन किसने किया? युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने, आईएएस ने। किसको ओबलाइज किया? सीएम को, और इन्होंने उनको टिकट दे दी। ये भ्रष्टाचार के जनक को आगे बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कथनी और करनी बड़ा अंतर है। इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई दो मत नहीं है। अब देखिए जब इन्होंने टिकट वितरण किया, कुरुक्षेत्र में लोगों ने, इनके लोगों ने धरना दिया चुनरी के खिलाफ, उनकी मिसेज के खिलाफ। रोहतक में धरना दिया, गुड़गांव में तो सारी की सारी यानी 249 कार्यकर्ताओं ने रिज़ाइन दे दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। तो लोकतंत्र कहाँ नहीं है? ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी में नीति का, नियत का और नेतृत्व का पूरी तरह क्राइसिस है। नेहरू जी हों, उसके बाद इंदिरा जी हों, फिर उसके बाद राजीव जी हों, सोनिया जी हों, अब राहुल जी हों और प्रियंका, और फिर शायद उनके कोई आगे हो, उनका तो एक खानदानी चल रहा है। यही कारण है कि वहाँ लीडरशिप की क्राइसिस आ गई, एक परिवार से वो निकलना ही नहीं चाह रहे। और कांग्रेस का जितने भी नेता हैं वो उनको एक छत्र के रूप में देखते हैं। लेकिन जुम्मा 4 दिन तो इस पार्टी को हुए हैं, और बात क्या कर रहे थे और व्यवहार में क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज जितना मतलब देखिए जो अधिनायकवाद की कहीं बू आ रही है। एक तो हम अच्छा है कि अगर इस बहस को हम पर्सनल ना लें, हल्के फुल्के अंदाज में रखें। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई बंदा रावण बन गया, वो जीत रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं रावण की सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। हमें इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि आज किस तरह का प्रयोग राजनीति में चल रहे हैं। जो प्रयोग चल रहे हैं आपके सामने हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक नहीं है पार्टियां, तब भी चल रहे हैं, प्रयोग तो चल रहे हैं। इसमें कोई ये थोड़ी है कि जितनी डेमोक्रेटिक है वो नहीं चल रहे, वो फेल भी हो रही हैं पार्टियां। अब आम आदमी पार्टी की जो ठीक है अच्छी बातें, बहुत हमें भी बहुत सबको उत्साह हुआ जब ये पार्टी बनी है, लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं, जैसे वो महात्मा गांधी के रोल में आते हैं अपना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो जब कहीं यूपी में या कहीं उधर जाते हैं तो किसी मौलवी के पास चले जाते हैं, कभी किसी दूसरे धर्मात्मा के पास चले जाते हैं। तो दूसरों को तो वो कहते हैं कि जी ये चीज़ें हैं, गलत हैं, ये धर्म का सारा राजनीतिक मजबूरियत। दीपक शर्मा जी से भी राय ले लेते हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। क्या नहीं करते वो? चाहता हूँ, काफ़ी गंभीर बातें इन्होंने कही थी, इसलिए मुझे स्पेस मिलना ही चाहिए। मैं नरेश जी से कह दूँ कि मैंने जो टिप्पणी की, इन्होंने उसको हल्के फुल्के में पता नहीं क्यों नहीं लिया। और मैंने जो आपके, मैं जानता हूँ कि आप व्यक्तिवादी राजनीति के पक्षधर नहीं हैं, मैंने बार बार ये कहा है, पता नहीं आप क्यों ऐसा समान कर कह रहे हैं। परंतु वीर कुमार जी ने येदियुरप्पा जी के साथ अलायंस करने के बाद भ्रष्टाचार पे टिप्पणियां की, मुझे काफ़ी हैरत हुई। रमेश कौशिक जी इनके जो सोनीपत से जीते हैं, उनके खिलाफ किस तरह का विद्रोह हुआ, और किशन सांगवान के वो प्रदीप सांगवान छोड़ के चले गए, वो शायद अब भूले नहीं हैं। किस तरह धर्मवीर और इंद्रजीत को लाकर और जातीय समीकरण को जोड़कर चुनाव जीता गया, वो भूले नहीं हैं। किसी भी पार्टी के अंदर आवाज़ उठना सुंदर संकेत है। सवाल ये होता है कि आवाज़ उठाने वाले लोगों को या सवाल उठाने वाले लोगों को आप पार्टी से बाहर कर देंगे या पार्टी उनसे राय करेगी, उनसे बातचीत करेगी। ये एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और सामूहिकता का दृष्टिकोण होता है। आम आदमी पार्टी पे आप कितनी भी बातें कहिए, युद्धवीर ख्यालिया को टिकट दिया गया, इन्होंने जो बात कही उनका तथ्य अब तक कहीं नहीं है। कितनी सारी बातें वाड्रा के उसको लेकर भी हैं, वो नहीं हैं। इसके बावजूद पार्टी के अंदर भी ये सवाल आए तो पार्टी ने इस पर विचार किया, बहुत सारे एक एक चीज़ का सबूत मांगा, उनको जांचा परखा गया। जब ख्यालिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसके बाद वो कैंडिडेट रहे। ये प्रक्रिया किस पार्टी सबूत और जांच पे आरोप लगते हैं तो पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता कि इस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आडवाणी जी कुनबनाते रहें, परेशान होते रहें और उनकी सुनी ना जाए। ये तो आप जानते हैं ना, उमा भारती छोड़कर गए, कल्याण सिंह छोड़कर गए, ये उनको याद नहीं आता है। पार्टियों के अंदर ये होता है, पर सवाल ये है कि फिर क्या आपको एक व्यक्ति विशेष को नतमस्तक होना पड़ेगा, जैसे बुजुर्ग आडवाणी जी को आजकल होना पड़ता है, या सुषमा जी कहीं कौ भवन में चली जाएंगी? ये सब होता है जिन पार्टियों में। सवाल उसका है, मुझे लगता है कि व्यक्ति, नेता ही नहीं, कार्यकर्ता की आवाज़ सुनी जाए, उस पर सामूहिकता से बात हो, वो एक सुंदर राजनीतिक आंतरिक लोकतंत्र होता है जिसको बनाए रखना चाहिए।
अब ये जो बातें कह रहे हैं मैं समझता हूँ आधारहीन बात है, चाहे अडवाणी जी को, सुषमा जी को, उसमें मैं जाता भी नहीं हूँ। लेकिन ये जब आरोप लगाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे आरोप को सत्य मानो, और जब इन पर आरोप लगते हैं तो सबूत लाओ। केजरीवाल जी ने शीला जी के खिलाफ 70 आरोपों की सूची दी, तुरंत FIR दर्ज करो। और जब लोगों ने पैसे लेकर टिकट बांटी, ये जब कहते बोलो नहीं हमने समीक्षा कर ली, हमने जांच कर ली है, तो हम जांच करेंगे, जज भी हम, आरोपी भी हम और फैसला देने वाले भी हम। तो ये क्या विचित्र काम इनका। औरों पर आरोप लगाते हैं तो बोला नहीं इसके लिए हमें सबूत दो। इन पर आरोप लगे कि करोड़ों रुपये टिकट बेची, उन्होंने क्या कहा, जब भारती पर आरोप लगे तो उन्होंने कहा नहीं हमने जांच कर ली है, तो हमने जांच कर ली है। और जब औरों पर बहुत देर से कुछ कह रहे हैं जी 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 बहुत जी लौटेंगे आपके पास जी। इन्होंने इतनी बात कही है, ये बेबुनियाद बातों का तो जवाब देना बनता है। हाँ सुनिए सर, भारती की जो बात इन्होंने कही, इनको ख्याल नहीं है कि एक आयोग बनाया गया। पार्टी एक्शन लेने से पहले कोई भी पार्टी सरकार का होता है सर, पार्टी का नहीं था। आपको जानकारी नहीं तो सुन लीजिए। आप किसी अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जब जांच करती है तो पार्टी करती है, कोई दूसरी नहीं करती है। परंतु उसके एक मंत्री होने के नाते एक आयोग में जांच गई जिसका अभी तक फैसला आना है, और पार्टी ने कहा जैसे ही फैसला आएगा हम कार्रवाई करेंगे। परंतु हम उससे पहले खुद भी जांच कर रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरा, इन्होंने करोड़ों रुपए की बात कही, पता नहीं कौन सी करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह इन्होंने एक दिन में इधर से इधर लाकर टिकट दिया, उसमें किसने किसको करोड़ों का दिया और किसने टिकट छोड़कर दिया। आपके अध्यक्ष जी के बारे में हरियाणा में किस तरह की बातें कौन नहीं जानता, और अंबानी और अडानी की गोद में खेलने वाले लोग आप करोड़ों की बात करते हैं। दादा जी लौटेंगे, दीपक जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी 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 गोदारा जी लौटेंगे आपके पास, यकीनन लौटेंगे, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी। जी बहुत गंभीर प्रश्न जो है वो चर्चा यहाँ पे हो रही थी परिवारवाद के ऊपर, मैं उसके ऊपर कहना चाह रहा था। और भाई साहब ने कहा भी कि हिंदुस्तान की राजनीति में इन्होंने राहुल गांधी जी का और सोनिया जी का नाम लिया, और कांग्रेस के जो लोग रहे उनका भी नाम लिया। मैं यही बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी ने नई सोच की बात की है, हम उसी सोच के अगले नुमाइंदे हैं। जो इस बात को कांग्रेस पार्टी में हमें मालूम है कि इस बार की जो नुकसान हुआ है उसमें 10, 15, 20% इस बात का भी हिस्सा रहा कि जो चीज़ हम नई चीज़ लाना चाह रहे हैं, जो स्थापित लोग हैं जो नहीं देख सकते कि इस कुर्सी को हम छोड़ें, जनता उनसे छुड़ाती है। परिवारवाद अभी आप देख रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, राबड़ी देवी और उनकी बेटी भी हार गई। लेकिन इस परिवारवाद की वजह को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अब संकल्प लिया है। तो राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं मिलता आपको पूरे कांग्रेस में? राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी को चलाने के लिए एक हर सीट पे ये कोशिश कर रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वही बात है। अब हम इस बात को कह रहे हैं कि एक पंचायत के वार्ड पंच से लेकर आपके MP तक का व्यक्ति पात्र व्यक्ति होना चाहिए। हम उस पात्र व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और कौन वो पार्टी वो बात कर रही है जो पार्टी, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि पहले वो पार्टी जो है नेहरू जी के इस पे चलती रही, इंदिरा गांधी जी के नाम पे ये पार्टी चली। आज राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं, उसका मतलब है हम गंभीरता के साथ ज़मीन पे जो है वो बदलाव देखना चाहते हैं। हम सिर्फ कागज़ों में बदलाव नहीं देखना चाहते। नेतृत्व क्यों नहीं ज़मीन के नेता को दे रहे? देखिए, यही बदलाव लाने में, जब आप बदलाव लाते हो और ऐसी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में साम दाम दंड भेद कर चाहे वो आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में है, लोग जो हैं सत्ता में रहने के लिए कुछ भी किसी तरह का जब ऐसा गठबंधन करते हैं, उसको दूर करने के लिए एक नई क्रांति कांग्रेस के बीच जो है वो राहुल गांधी लाए हैं, और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को कांग्रेस को ना जोड़ा। सुदर्शन जी कुछ देखिए, ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, अगर हम ये देखें, इनको राजनीति किसने सिखाया? आप पार्टी ने। इनके टोपी और इनके जो मफलर्स आए हैं वो किसने लाए? आप पार्टी ने। और ये जो एलिगेशन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले कि आप जो है फंड विदेशों से लाते हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया और हाईकोर्ट ने एक्यूट कर दिया कि आप पार्टी का कोई फंड विदेश से नहीं आता। ये अपने सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पैसे आते हैं? और शर्मा जी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इनके हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का जो आदमी जिसको विधानसभा में टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट लड़ा, जीता, और कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया। कहाँ है आपका संगठन?
आप बीजेपी के बंदे को लाके इंडिपेंडेंट जो जीता, तो कह रहा हूं कि और यही चीज को दूर करने की जरूरत ये महसूस की जा रही है। अच्छा, आपने बात की आप पार्टी की, मैं केजरीवाल जी की पार्टी के बारे में जो कुछ आपने कहा वो नहीं कहकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये चीज़ सिखाई है तो ये व्यवस्था में जो पैदा हुई चीज़ें हैं, जो व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ भी मुद्दे उठे हैं, उस व्यवस्था को आप पार्टी वालों ने बताया। लेकिन इनके साथ एक त्रासदी है। त्रासदी ये है कि गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। वो तजुर्बा कहाँ से लाएं? वो आज आप उसी को तो हम कह रहे हैं कि आप उस तजुर्बे के साथ जब बात करेंगे, आप एकदम उस, अगर तजुर्बा नहीं था तो मौका तो भगवान ने दे दिया और बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। मैं पंजाब में भी आपकी लहर नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पंजाब में बाय डिफ़ॉल्ट जो है, चाहे वो गलती ए की हो चाहे बी की हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ रहे हैं वो, लेकिन डिफ़ॉल्ट से आ गए, भगवान का शुक्रिया। लेकिन वहाँ उस तासीर का व्यक्ति जो जहाँ चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो उसका हालत भी वही होगा जो ए पार्टी में हुआ। हरबंस जी, कांग्रेस और बीजेपी को अपने सोर्स ऑफ इलेक्शन फंड को इंटरनेट पे डालना चाहिए, क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, देखिए, सोर्स ऑफ फंड की जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल इस बात के ऊपर इस इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ सभी पार्टियों को अपने अपने जो इनका खर्चा है उन सारे खर्चों को जनता के बीच ले जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी और बाकी। हरबंस जी, कभी लगता है कि राजनीतिक दल जो है वो चुनावी खर्चों पर कभी भी ईमानदार हो सकेंगी, ऐसा लगता है आपको? हमारे संदर्भ में तो बहुत कठिन है। डाल देंगे, मेरा समझ जैसा ये कह रहे हैं दीपक जी, और कानून जो है, कानून बनाया जाना चाहिए ताकि आप जो है पारदर्शिता इस संदर्भ में लाएं, वो अलग बात है और वो आना चाहिए। जब तक वह कानून नहीं बनता तब तक जो है यह उम्मीद करना कि अपनी मर्जी से डाल देंगे, बता देंगे, यह संभव नहीं है। और यही हमारा जो है प्रक्रिया का दोष है कि हम अभी तक जो है वो इसको इस एम्बिट में नहीं ला पाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा से यही निकल कर आया है कि जो देश में आज के नतीजे हैं वो नतीजे बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। बदलाव क्या दो पार्टियों की राजनीति का है, क्या आपके अस्तित्व पर सवाल निशान है, या कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है? ये विश्लेषण देश की जनता को करना है, देश की जनता ने ये जनाधार सुनाया है। फिलहाल के लिए इस बहस में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।